हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ गाइडेंस की कि कैसे मैंने नाबार्ड ग्रेड ए क्लियर किया है इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ। मे भी ये आपके लिए होपफुल हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनको ये गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि नाबार्ड ग्रेड ए को खुद से भी क्लियर किया जा सकता है, वो भी पहले अटेम्प्ट में। आप चाहे अटेम्प्ट जब भी दें। मेरा इस साल मास्टर्स कंप्लीट हुआ है और मैंने नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम दिया है और मेरा क्लियर हुआ है। प्रीलिमिनरी भी क्लियर हुआ है और मेंस एग्ज़ाम भी। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको खुद में भरोसा रखना चाहिए और ये चीज़ आप जान लीजिए कि सेल्फ स्टडी से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो यूपीएससी भी क्लियर करते हैं। तो नाबार्ड ग्रेड ए कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं की जा सकती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कंटेंट्स क्या है, कि सबसे पहले आपको जानना है कि सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस, जैसे उसमें 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। तो यू शुड नो कि ये 8 सब्जेक्ट क्या है और उसके अंदर क्या है। आप जब जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप मतलब कम एफर्ट में कर सकते हैं। जो वीक पॉइंट है उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना होगा, आपको सोर्सेज ढूंढने होंगे, उसके नोट्स बनाने चाहिए आपको। जब आपने प्लानिंग कर लिया है तो फिर आप तीसरे स्टेप में क्या कीजिए कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। कोई भी प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि उसका सही एग्जीक्यूट उसको नहीं किया जा सके। तो आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और फोर्थ में क्या करना है कि बीच बीच में आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करना है। और ये टेस्ट होगा कैसे? तो ये होगा आपको टेस्ट सीरीज से। आप टेस्ट दोगे, फिर उससे आपको पता चलेगा कि किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपकी लैगिंग्स हैं। आप अपने लैकिंग्स को हटा सकते हो उस पर काम करके। और हाँ, ये जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप ज़्यादा सोचिए नहीं, जस्ट स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा भी टाइम नहीं बचा है और ये भी नहीं कह सकती कि कम टाइम बचा है। मतलब ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है यदि काम किया जाए तो। और यदि आप काम नहीं करते हैं तो फिर तो आपके लिए 2 साल भी हो तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं जिससे आप क्लियर कर सकते। मेन यही चीज़ है और ये हर कोई जानता है। बस मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डिफरेंट हेडिंग्स की मैंने जो बात किया था कि 8 डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका एप्टीट्यूड है, मतलब कि मैथमेटिक्स होंगे उसमें। अब बैंकिंग का एग्ज़ाम देते होंगे या फिर नहीं भी देते होंगे, तो इसमें होता है वो मैथ्स होता है, जनरल मैथ्स। उसके बाद फिर रीजनिंग है जो इतना भी टफ नहीं होता है। इसके लिए भी मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तीसरा हो गया इंग्लिश, चौथा हो गया आपका कंप्यूटर अवेयरनेस एंड पांचवा हो गया डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या करना है, इस 5 को मैंने डिफरेंट कलर से रखा है और ये 3 को मैंने डिफरेंट कलर से रखा, और क्यों मैंने रखा है ये भी मैं बताती हूँ। जो 6th नंबर पे है वो है जनरल अवेयरनेस, 7th पे है ईएसआई मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एंड 8th पे है एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो 5 है ऊपर के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग, ये है बस क्वालिफाइंग है। मतलब आपके लिए कट ऑफ डिसाइड होगा, मिनिमम कट ऑफ, और उसको आपको बस क्रॉस करना है। समझ गए? मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका होने जा रहा है प्रीलिम्स में या नहीं। मतलब इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। तो बाकी जो ऊपर के 5 है उसमें कुछ नहीं करना है। एप्टीट्यूड में जो मेनली सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, कुछ पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह का क्वेश्चन आता है, ये आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। आप उधर काम कीजिए ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपका गलत नहीं हो। तो उतना तो आपको बेसिक लेवल पे काम करना ही होगा, और बेसिक पे आपने काम कर दिया, आपका एप्टीट्यूड ख़त्म। आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएगा आपका। एक्चुअली क्वालिफाइंग नहीं, कट ऑफ मार्क्स बोलना चाहिए। क्वालिफाइंग तो ये लास्ट के 3 जो सब्जेक्ट हैं वो हैं। रीजनिंग में भी सेम।
यदि आपको सेलोक्स आते हैं, सेलोगिज्म बनाते हो आप, उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ इसमें भी होता है यदि वो आता है आपको। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पजल्स बनाने, पजल्स यदि आप एक भी नहीं बना के आए उतने में से, जैसे आप ब्लड रिलेशन बनाओ, डायरेक्शन सेंस बनाओ, ये सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इजी होते हैं और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, उसको आप करके आना है अटेम्प्ट, बस उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बाई द वे क्वेश्चन 20 है रीजनिंग का मान लेते हैं, तो उसमें से आपने 10 भी अटेम्प्ट किया है तो आपका क्लियर हो जाएगा, 50% भी आपने अटेम्प्ट किया है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश अगेन फिर से कि इंग्लिश में ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ इंग्लिश ये पूछते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश ही होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल यदि आपका प्रॉपर ग्रामर पे मतलब थोड़ा भी कंट्रोल है, जैसे आर्टिकल्स पे, टेंसेस पे, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप कर सकते हैं, तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसको यदि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से भी सॉल्व करते रहो ना, फिर भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। रही बात कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप किसी भी यूट्यूब पे जो कंप्यूटर अवेयरनेस की घंटे 2 घंटे की वीडियो आती है, उसको आप बैठ के देख सकते हैं। और उसके अलावा जो इंटरनेट की बात होती है, इंटरनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, आप इंटरनेट पढ़ के जाओ। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर का जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फिर किस में वैक्यूम के यूज़ हुआ, मतलब इस टाइप के आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग ये जो ऐड किया गया था, नया सब्जेक्ट है जो कि इस साल ही ऐड किया गया था। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही डिसीजन मेकिंग को फर्स्ट टाइम ऐड किए थे ये लोग। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था जब मैं दे रही थी। जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया उसमें जो डिसीजन मेकिंग पूछा गया और एग्ज़ाम में जो डिसीजन मेकिंग आया काफ़ी डिफरेंट था। मतलब बहुत थियोरेटिकल था इस बार का डिसीजन मेकिंग। मतलब बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के अप्रोचेज़ होते हैं, बहुत सारे थ्योरीज़ होती हैं, तो उन थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी डिसीजन मेकिंग बनेगा। हाँ, इसके लिए भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद रही बात यहाँ जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है वो बहुत ही ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हैं ये तीनों। उसके पहले तो बस आपको कट ऑफ पार करना था, इस ये है जो आपको मतलब डिसाइड करवाएगा कि आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं या नहीं। तो आपको इसमें क्या करना है, तो यहाँ देखिए ये है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कब का, तो लास्ट 6 मंथ का। आपको लास्ट 6 मंथ में जो जो चीज़ हुआ है, जब भी एग्ज़ाम हो, बाय द वे एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है या फिर नवंबर में होता है, तो उसके हिसाब से आपको 6 मंथ्स का करंट अफेयर करना है यदि आपके पास टाइम हो तो। यदि टाइम कम हो तब उसके लिए भी एक अल्टरनेटिव है, आप 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स श्योर एंड शॉर्ट आपको करना ही करना है, उससे कम नहीं किया जा सकता। यदि आप 4 महीने के भी करंट अफेयर पूरा करते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते। उसके साथ बात रही गवर्नमेंट स्कीम्स की। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, जो या तो गवर्नमेंट की हो या फिर नाबार्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, जैसे वाया वंदना योजना ये इस बार आया था, तो जो बुज़ुर्गों के लिए है, इंश्योरेंस स्कीम्स जो आती है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। मतलब आपको प्रॉपर, यदि आपको करंट अफेयर में कहीं भी स्कीम की बात आई, मतलब कि आपको नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसको आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ले लें तो अभी जो सबसे टॉप और सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रहा है वो रसिया यूक्रेन का जो वॉर का जो स्थिति बन रहा था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक कि रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, क्यों हुआ इन दोनों में वॉर, मतलब ये ऐसा जो टेंशन का माहौल आया वो क्यों आया, तो वो नेटो की वजह से, तो नेटो क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सराउंडिंग नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये दोनों में वॉर हुआ, ये दोनों के बारे में कि दोनों की राजधानी क्या, कैपिटल क्या है, दोनों के प्रेसिडेंट क्या है, कौन है, उसके बाद फिर करेंसी देख लीजिए, उसके बाद नेटो क्या होता है, तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं।
उसके बाद फिर नेशनल इवेंट एंड अबाउट। तो नेशनल इवेंट तो करना ही करना है। नेशनल इवेंट जितने भी इम्पोर्टेंट आते हैं, कि एकदम छोटे छोटे इवेंट्स को आप कंसीडर मत कीजिएगा, पर जो बड़े इवेंट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई नया चीज़ आया है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल डे है तो उसके थीम के साथ आपको याद रखना। बाय द वे, वीमेंस डे की बात करें जो कि 8 मार्च में मार्च को मनाया गया, तो उसका थीम क्या था। तो इस तरीके का आपको थीम वगैरह याद रखना है। हर किसी का नहीं, डे तो बहुत सारे होते हैं, 1 मंथ में एटलीस्ट 20 तो डेज ही होते हैं, तो वो सारे आपको याद नहीं रखने। जो कोई स्पेशल डे है जो कि जिस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, तो उस डे को हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के बारे में। तो इकोनॉमिक, पता है कि इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एंड सोशल इशू। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद रखना है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो कि रिलेटेड हो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो आपको आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो आपको याद करना ही करना है। उसके साथ साथ इंडियन जो बजट आता है, मतलब जो बजट आया है 1 फरवरी को, जो बजट रिलीज़ किया जाता है, वो आपको थॉरो स्टडी होना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो कि 31 जनवरी को रिलीज़ किया गया, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में बेसिक्स का इकोनॉमिक्स, बेसिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या आएगा कि आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, तो फिर उसके बाद फिर नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक इकोनॉमिक्स आप एक बार कर लीजिएगा, ओके। फिर हम बात करते हैं सबसे लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, जो लास्ट हेडिंग है, वो है एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसमें क्या करना आपको, बेसिक का एग्रीकल्चर। बेसिक एग्रीकल्चर में क्या, तो बेसिक एग्रीकल्चर में सबसे बेसिक जो आपका होता है वो एग्रोनॉमी होता है। क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिए, क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद फिर सॉइल साइंस होता है, मतलब सॉइल के बारे में, कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। बाय द वे, एसिडिक सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, एल्कालाइन सॉइल है, तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन होते ही होते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। क्या करना है कि आपको ब्रीड्स, जो कैटल का ब्रीड्स है, या फिर बुफैलो का ब्रीड है, हैन का है, मतलब पोल्ट्री का है, तो आपको इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए कि पोल्ट्री में कौन सा ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा एग लेइंग का काम करती है, सबसे अच्छा जो ब्रॉयलर टाइप का पोल्ट्री का कौन सी ब्रीड है, गोट का ब्रीड, उसके बाद सीप का ब्रीड, ये सब आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है जो एनिमल हस्बेंड्री के केस में, लाइक कैटल्स, बुफैलो, गोट एक्सेट्रा में, तो वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट डिजीज़ की, मतलब कि भाई देखो उन्होंने करैक्टरिस्टिक दे दिया किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ की, तो आप उसको पता कर सको कि हाँ ये डिजीज़ है, और वो प्रोटोजोआन है या फिर बैक्टीरियल है, वायरल है, फंजाई से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो स्कीम्स तो आपको किसी हाल में छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि किसी न किसी इन तीनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं से आपका स्कीम्स है जो कवर हो ही जाना है। तो स्कीम्स चाहे जो भी दिखे, आपको स्कीम्स को तो करना ही है। साथ में जो बजटरी एलोकेशन, वो सारे का नहीं कह रही मैं कि बजटरी एलोकेशन आप देख के जाओ। बाय द वे, कोई बजटरी एलोकेशन एमएसपी पे दिया गया है कि इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए, तो फिर वो याद रखना है। जैसे पीएम किसान अभी जो चल रहा है, उसके लिए कितना बजटरी एलोकेशन इस बार एलोकेट किया गया है बजट में। तो ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आप याद करो। बाकी तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अब मैं चाहती हूँ कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन शुरू करें। थैंक यू, बाय बाय।